हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अलीगढ़ नंबर वन कॉमर्स चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेकंड चैप्टर। जो हम पहले हमने क्या पढ़ा था कि पार्टनरशिप वगैरह के हम बारे में पढ़ रहे थे। अब हम पढ़ेंगे कॉर्पोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि क्या होती है कॉर्पोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि कॉर्पोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है। आप कॉर्पोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बोल दो, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी बोल दो, बात एक ही होती है। तो डेफिनेशन में ये लोग क्या बोल रहे हैं कि कॉर्पोरेटिव इज अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन where a person voluntarily associate together as a human being on the basis of equality for the promotion of the economic interest of themselves। क्या कह दिया इन्होंने कि कॉर्पोरेटिव क्या होता है, फॉर्म होती है, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। काफी टाइप्स की हमने ऑर्गेनाइजेशन देखी, ये भी एक टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे लोग वॉलेंट्री एक दूसरे से मिलते हैं साथ में एज अ ह्यूमन बीइंग। और क्या करते हैं, एक क्या करते हैं, वहां पे कोई भी ये नहीं होता कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये सब वहां पे इक्वेलिटी रहती है कि सारे मेंबर्स वहां के क्या होंगे, इक्वली ट्रीटेड किए जाएंगे। और वो लोग मिलते क्यों एक साथ है ना, टुगेदर क्यों वो एक साथ होते हैं, उनका इकोनॉमिक जो इंटरेस्ट होता है उसको अचीव करने के लिए, मतलब कि वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए, या फिर अपने जो मेंबर्स हैं उनकी नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल करने के लिए जब वो लोग मेंबर्स एक साथ मिलते हैं, नॉट फॉर दी अर्निंग ऑफ द प्रॉफिट, प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है इनका, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। सिंपली क्या होता है, एक सिंपल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका मेन मोटिव कोई प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट को आगे बढ़ाना, उनको प्रमोट करना और उनको प्रोटेक्ट करना भी, है ना। उनके जो मेंबर्स होंगे, और कोई भी आप जाओ वहां के मेंबर बन जाओ, तो वहां के मेंबर का क्या होता है, वहां पे इक्वली ट्रीटेड किया जाएगा आपको, और आपके इंटरेस्ट वगैरह को भी ध्यान में रखा जाएगा। मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना यहाँ पे नहीं होता, सोशल वेलफेयर होता है, सोसाइटी के ग्रोथ के लिए होता है। फीचर्स हम देखते हैं और क्लियर हो जाएगा कि आपकी कॉर्पोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है। तो सबसे पहले इन्होंने बताया कि वॉलेंट्री एसोसिएशन होता है। वॉलेंट्री एसोसिएशन, वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है कि आप अपनी मर्जी से आ सकते हो, यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि भाई ये नहीं आ सकता वो नहीं आ सकता, कि इतनी ही क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपको इसके अंदर आने के लिए, ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। कोई भी इंसान आराम से अपनी मर्जी से वॉलेंट्री आ सकता है अपने जब उसका लगे कि हाँ भाई ये ऑर्गेनाइजेशन अच्छी है, इसमें मेरा इंटरेस्ट है, तो मैं जाके अपना वहाँ पे अपना हम क्या कर सकते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती एंट्री और एग्जिट में, जब दिल से आप एंट्री कर सकते हो, जब दिल से आप एग्जिट कर सकते हो। बस जब आप एग्जिट कर रहे हो तो आप एक प्रॉपर नोटिस दे दो, जिससे क्या होता है, पता चल जाता है कि हाँ भाई मेंबर जा रहा है। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी कि भाई आप जा नहीं सकते, ये सारी चीजें। वॉलेंट्री एसोसिएशन होता है, अपनी मर्जी से जब दिल चाहे आप क्या हो जाओ वहां पे एंटर हो सकते हो। कोई भी इंसान किसी भी कॉर्पोरेटिव सोसाइटी बोल दी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या हो सकता है, एडमिट हो सकता है। सेकंड थिंग हमने क्या बोला कि लीगल स्टेटस होता है। क्या लीगल स्टेटस का मतलब क्या है कि सिंपली ये जो कॉर्पोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होती हैं इनका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी होता है अंडर दी कॉर्पोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर। क्या होता है कि आप कोई भी कॉर्पोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन खोलोगे तो उसका आप पहले सबसे पहले क्या करोगे, रजिस्ट्रेशन कराओगे। इससे क्या फायदा होगा, आप एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाएगी, और इससे आप अपनी कंपनी के नेम से बाइंग एंड सेलिंग करोगे। और जैसे कि क्या चीज होती है, जैसे कि कोई मेंबर्स हैं, किसी की इंसॉल्वेंसी हो गई, किसी की डेथ हो गई, तो उससे सोसाइटी पे या ऑर्गेनाइजेशन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज चलती रहेगी, परपीचुअल सक्सेशन होगा इसका भी, वो चलती रहेगी। तो क्या होगा, एक लीगल स्टेटस मिल जाता है उसका। ये किसी के अगेंस्ट कोई सूट भी कर सकती है, सू भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, और इसके अगेंस्ट भी लोग कर सकते हैं। तो क्या होता है, एक लीगल एंटिटी होती है ये, इसका रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होता है अंडर दी कॉर्पोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर। ओके फिर इन्होंने बोला कि लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब उसके जो मेंबर्स होंगे उस उन लोगों की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड नहीं होती। कि मतलब मान लो कि मैंने हमको किसी ऑर्गेनाइजेशन में एंटर हुए, तो मैंने जितना कैपिटल कंट्रीब्यूट की होगी मेरी लाइबिलिटी सिर्फ उतनी ही होगी। कि मान लो मैंने 1 लाख कैपिटल कंट्रीब्यूट की, तो मेरी लाइबिलिटी की लिमिट कितनी है, सिर्फ 1 लाख है, उससे ज्यादा एक्सीड नहीं करेगी मेरी लिमिट। तो वही बात बोल रहे हैं कि उनके मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड नहीं होती है। फिर हमने ना क्या देखा कि कंट्रोल, कंट्रोल कैसे होता है, जो भी डिसीजंस वगैरह ले रहे हैं तो वो थ्रू दी इलेक्शन होता है। क्या करते हैं, मेंबर्स इलेक्ट करते हैं लोगों को एक दूसरे को, और उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं वो लोग कोई भी डिसीजन लेते हैं, क्या कहते हैं, थ्रू इलेक्शन। कि कोई भी मान लो पॉलिसी लानी है, कोई भी A to Z कोई भी आपको डिसीजन लेना है, कुछ भी करना है, तो वो इलेक्शन के थ्रू वहां पे लिया जाता है कोई भी डिसीजन। फिफ्थ वन बोल रहे हैं सर्विस मोटिव होता है। ये हमने ऊपर ही देख लिया डेफिनेशन में कि क्या होता है सर्विस मोटिव, मतलब प्रॉफिट अर्निंग के मोटिव से नहीं करा जाता। ये किसके, मेंबर्स का इंटरेस्ट जो होता है, वहां के जो मेंबर्स होते हैं उनके वेलफेयर के लिए होता है, उनके लिए होता है।
जिससे सोसाइटी को क्या हो, वेलफेयर हो, सोसाइटी आगे ग्रोथ करे, सारी चीजें हो, सिर्फ प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है। वहां पे जो भी मेंबर्स आप होगे उनको ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि उनको हम क्या कर सके, सपोर्ट कर सके, उनके आगे हेल्प कर सके। तो इनका मोटिव ही क्या होता है, सर्विस मोटिव होता है, प्रॉफिट अर्निंग मोटिव नहीं होता है इनका। लास्ट वो बोल रहे हैं इक्वल वोटिंग राइट, कि मतलब वन, इनका एक प्रिंसिपल होता है 1 पर्सन 1 वोट। अब 1 पर्सन 1 वोट मतलब कि एक इंसान है जो 100 शेयर्स एक्वायर कर रहा है, उसके पास है, और एक पर्सन है जिसके सिर्फ 10 शेयर्स हैं, बट इट डजेंट मीन कि 100 वाले को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, 10 वाले को कम दी जाएगी, क्योंकि अभी हमने क्या देखा यहाँ पे सबके डेफिनेशन में हमने देखा था इक्वालिटी होती है। तो वही बोल रहा है इक्वल वोटिंग राइट, 100 वाले को भी 1 वोटिंग, उसका 1 वोट 1 के हिसाब से 1 पर्सन 1 वोट होगा, और जिसके 10 शेयर्स हैं उसका भी 1 पर्सन 1 वोट के ही हिसाब से होगा। ऐसा नहीं होता कि किसी को ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है, किसी को कम प्रायोरिटी दी जा रही है। तो यहाँ पे क्या होता है, इक्वल वोटिंग राइट होता है, एक ही प्रिंसिपल होता है मेन सबसे, 1 पर्सन 1 वोट। इसमें हमने क्या देख लिया, सिंपली फीचर्स देख लिया। अब आपको आई होप उसको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बोल दो, एक ही चीज होती है कि सिंपली क्या होता है, प्रॉफिट मोटिव के मोटिव से नहीं होता है। किसकी नहीं होता है, सोशल वेलफेयर की नहीं होता है, या उसके मेंबर्स के वेलफेयर की नहीं होता है। अब इसके फीचर्स बहुत इजीली है कि वॉलंटरी एसोसिएशन हो जाता है, लीगल स्टेटस होता है उसका अलग, लिमिटेड लाइबिलिटी, उसके मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। कंट्रोल थ्रू इलेक्शंस के थ्रू, वो लोग वोटिंग के थ्रू अपने कोई भी डिसीजन लेना होता है ले लेते हैं। और सर्विस मोटिव के, वही सर्विस मोटिव होता है, मतलब वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, उसके मेंबर्स की नहीं होता है, प्रॉफिट मोटिव की नहीं, इनका कोई भी ये स्टैब्लिश नहीं करा जाता। और लास्ट में हमने इक्वल वोटिंग राइट्स देख लिया। आगे हम देखते हैं इसके और अब हम देखते हैं कॉर्पोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के क्या मेरिट्स होते हैं और क्या डिमेरिट्स होते हैं। तो सबसे पहले मेरिट्स देख लेते हैं कि क्या मेरिट्स होते हैं। तो फर्स्ट मेरिट है कि इक्वालिटी इन वोटिंग स्टेटस, कि क्या होता है, हमने अभी फीचर्स में ही पढ़ा था कि वोटिंग स्टेटस में क्या होता है, इक्वालिटी होती है। तो वही बोल रहा है कि 1 पर्सन 1 वोट वाला जो हमने प्रिंसिपल पढ़ा है कॉर्पोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में, वो यहाँ पे यूज होता है कि इक्वालिटी इन वोटिंग स्टेटस। ऐसा नहीं होता है कोई इंसान ज्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूशन कर रहा है तो उसका वोटिंग राइट ज्यादा होगा, और जो कम कर रहा है उसका कम होगा, उसका इतना वोट नहीं माना जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सारे मेंबर्स के वोटिंग राइट्स क्या होते हैं, इक्वल ही होते हैं, सबका 1 पर्सन 1 वोट ही होता है। ऐसा नहीं होता कि मैंने ज्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट की तो मेरे वोटिंग, मेरे एक वोट का मतलब 2 वोट होगा, किसी ने कम करी है तो उसका एक ही ना होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। सबका क्या होता है, इक्वालिटी इन वोटिंग स्टेटस होता है। फिर बोल रहे हैं स्टेबल एग्जिस्टेंस। स्टेबल एग्जिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, हमने देखा कि ये क्या होता है, हमने फीचर्स में देखा था इसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। तो वही चीज है कि सेपरेट लीगल एंटिटी होने की वजह से अगर उसके मेंबर्स की कोई डेथ हो जाती है या कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उससे उसके स्टेटस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो स्टेबली वर्क करती ही रहती है। तो वही बोल रहा है कि स्टेबल एग्जिस्टेंस होता है कि किसी की मेंबर्स की डेथ होने की वजह से उसकी एग्जिस्टेंस पे, उसकी परफॉर्मेंस पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा, वो वैसे ही परफॉर्म करती रहेगी अपना वर्क, और उसकी एक एंटिटी बनी रहेगी, उसका एक परपीचुअल सक्सेशन चलता ही रहेगा। मतलब परपीचुअल सक्सेशन मतलब क्या होता है, हमने क्या देखा था फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि मतलब चलता ही रहना, वो कभी खत्म नहीं होता। फिर बोल रहे हैं कि वो लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, ये भी हमने फीचर में पढ़ा कि उसके मेंबर्स की क्या होती है, एक लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। ये फायदा है हमारी मेरिट से कि हमको एक्स्ट्रा कुछ नहीं देना पड़ेगा, ये हमारे पर्सनल एसेट्स को एक्वायर नहीं किया जाएगा, जितना मैंने कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया होगा मेरी लाइबिलिटी भी वहीं तक ही लिमिटेड होगी। तो ये इसकी एक मेरिट हुई। फोर्थ मेरिट क्या बोल रहे हैं, सपोर्ट फॉर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का सपोर्ट इनको बहुत ज्यादा मिलता है, क्योंकि ये क्या होती है, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी होता है। तो गवर्नमेंट भी जो वर्क करती है वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी की नहीं करती है। तो दोनों क्या करते हैं, गवर्नमेंट जो है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को काफी हद तक क्या करती है, सपोर्ट करती है, उनकी लिए स्कीम्स निकालती है, उनको कभी कभी फंड भी डोनेट एज अ डोनेशन के थ्रू उनको फंड प्रोवाइड कर देती है, और रिबेट देती है टैक्सेस वगैरह में। तो काफी ज्यादा सपोर्ट करती है गवर्नमेंट इन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस को, बिकॉज ये क्या करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करते हैं, इस वजह से गवर्नमेंट भी इनकी हेल्प करती है। फिर क्या उन्होंने क्या बोला कि इकोनॉमिकल क्या कहते हैं फंक्शनिंग, मतलब क्या हुआ कि ये लोग जो काम कर रहे हैं ना एक्चुअली वो किसके लिए कर रहे हैं, इकोनॉमिक के लिए कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स के लिए कर रहे हैं, मतलब एज अ इकोनॉमी की वेलफेयर के लिए कर रहे हैं, यही तो हमने देखा है। तो मतलब क्या होता है कि ये लोग जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई रॉ मटेरियल परचेज करना है तो ये लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली परचेज करते हैं, कोई मिडिल मैन वगैरह नहीं होता, उनको एलिमिनेट करते हैं। इससे क्या हो जाता है, इकोनॉमिक कॉस्ट क्या हो जाती है, कम हो जाती है, फायदा ज्यादा होता है। तो ये लोग जो भी काम करते हैं ना इकोनॉमिकल फंक्शनिंग के थ्रू करते हैं, कि मतलब जो भी वर्क होगा उससे इकोनॉमी को फायदा ही फायदा होगा, कोई नुकसान नहीं होता है।
जैसे मैंने अभी आपको रॉ मटेरियल का एग्जांपल दिया कि ये लोग डायरेक्टली परचेज करते हैं, रॉ मिडिल मैन या जो भी मीडिएटर वगैरह जो होता है उसको वो एलिमिनेट कर देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, कॉस्ट कम हो जाती है। कम कॉस्ट होगी रॉ मटेरियल वगैरह की तो लोगों को कम कॉस्ट पे प्रोवाइड करेंगे, जिससे क्या होगा, सोसाइटी का वेलफेयर होगा, लोगों को कम कॉस्ट पे अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है। फिर बोल रहे हैं कि ओपन मेंबरशिप, ओपन मेंबरशिप मतलब कि हमने उसमें भी पढ़ा था वॉलंटरी एसोसिएशन कि मतलब यहाँ पे आने की नहीं कोई ऐसे रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है, कोई भी आए आराम से अपनी आगे मेंबरशिप ले जाए, कंट्रीब्यूशन करे कुछ अमाउंट और कोई भी इंसान आके यहाँ पे मेंबर बन सकता है। कोई ऐसे रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि यही इंसान मेंबर बनेगा, इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो कोई भी इंसान ओपन होता है यहाँ पे कि ओपन मेंबरशिप है, कोई भी आए और ले जाए मेंबरशिप और एग्जिट भी कर सकता है अपनी मर्जी से एक नोटिस देके। लास्ट वन वो कह रहे हैं कि इजी टू फॉर्म, कि इसको फॉर्म करने के लिए इतना कोई टफ नहीं होता है, इतना कोई बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं होता है, सिंपल टू इजी होता है। क्या करो, मिनिमम क्या इसमें क्या होता है, मिनिमम 10 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है, 10 एडल्ट मेंबर, माइनर नहीं होनी चाहिए, एडल्ट होनी चाहिए। 10 एडल्ट मेंबर को आप कलेक्ट करो, आप क्या कर सकते हो उससे, आप क्या करो अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर लो, तो इजीली होता है, सिंपली अपना रजिस्ट्रेशन कराओ एंड देन आप अपना रन करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, तो इसलिए इतना कुछ टफ या इतना कुछ बहुत ज्यादा लीगल रिक्वायरमेंट्स आपको यहाँ पे नहीं करनी पड़ती, इजी टू फॉर्म होता है। मिनिमम 10 एडल्ट मेंबर्स को लेके आओ और आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर लो। तो ये हमने क्या देखे, मेरिट्स देखे, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि अगर सबसे पहले उन्होंने बोला कि वोटिंग राइट में इक्वालिटी होती है, स्टेबल एग्जिस्टेंस होता है, चलता ही रहता है, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है मेंबर्स की, सपोर्ट करती है गवर्नमेंट इनको, इकोनॉमिकल फंक्शनिंग करते हैं, इकोनॉमिक की हेल्प की नहीं है, मतलब कि कम से कम कॉस्ट पे ज्यादा से ज्यादा अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट दें। फिर उन्होंने क्या देखा, ओपन मेंबरशिप बताया, कोई भी इंसान आके यहाँ पे इजीली रजिस्टर हो सकता है, मेंबर बन सकता है, और इजी टू फॉर्म होता है कि यहाँ पे कोई ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आराम से इजीली आप फॉर्म कर सकते हो। अब इसके हम देखते हैं डीमेरिट्स क्या होते हैं। डीमेरिट्स उन्होंने बताया कि लिमिटेड क्या कैपिटल। अब लिमिटेड कैपिटल का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो मेंबर्स होंगे तो उन्होंने ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन तो लगा नहीं रखी कि भाई आपको इनके मेंबर बनने के लिए इतना मिनिमम कैपिटल लानी है, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं। हमने अभी मेरिट्स में भी देखा ये चीज कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अब मैं चाहूँ तो 10 रुपीज से भी मेंबर बन जाऊं और मैं चाहूँ तो 1 लाख रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट करके भी बन जाऊं मेंबर, मेंबर ये भी होगा और मेंबर ये भी होगा। अब क्या कि ऑब्वियस ही बात है, यहाँ मेंबर्स जो होते हैं वो इतना ऐसे कोई बहुत वेल टू डू तो होते नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, मिनिमम उनकी लिमिटेड कैपिटल होती है कि वो इतने ही कैपिटल कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो अब जब हर इंसान थोड़ा 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 कर रहा है तो उनकी कॉर्पोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई ह्यूज अमाउंट में तो कैपिटल नहीं आ जाएगी, कैपिटल कितनी होगी, लिमिटेड ही रहेगी, क्योंकि सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा ही कॉन्ट्रीब्यूट किया होगा। तो इस वजह से क्या होता है, यहाँ पे कैपिटल लिमिटेड होती है, कोई बहुत ज्यादा नहीं होती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे कोई इन्होंने लिमिट नहीं बना रखी कि इतनी ही कैपिटल कि आपको मेंबर बनने के लिए 1 लाख रुपीज का कंट्रीब्यूशन करना ही करना होगा, ऐसा तो कोई इन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस लगा नहीं रखे हैं। तो इस वजह से क्या होता है, उनकी कैपिटल क्या होती है, लिमिटेड होती है। सेकंड पॉइंट हम देखते हैं लैक ऑफ सीक्रेसी। लैक मतलब क्या, मतलब लैक ऑफ सीक्रेसी का मतलब क्या बोल रहे हैं वो, सिंपली कि यहाँ पे कोई भी डिसीजंस वगैरह होता है तो क्या होता है, यहाँ पे ओपनली होता है, ओपन डिसीजंस लिए जाते हैं, किसी से कुछ छुपाए तो जाते नहीं, ट्रांसपेरेंसी रहती है यहाँ पे मेंबर्स के बीच में। तो उससे क्या होता है, हो सकता है कि यहाँ पे क्या होता है, कोई भी सीक्रेसी नहीं रहती है। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे 1000 तरीके के लोग होंगे, है ना, आप कोई डिसीजन ले रहे हो सबके सामने आप लोगे, तो उससे क्या हो सकता है, कोई इंसान सही ना हो और वो आपका क्या करे, नुकसान करा दे, रिस्क रहता है यहाँ पे। तो वो एक डीमेरिट है, क्योंकि यहाँ पे कोई सीक्रेसी नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पे जो भी डिसीजंस जो भी पॉलिसीज बनाई जा रही है वो सबके सामने ही बनाई जाएंगी, ओपनली बोली जाएंगी, ओपनली सब डिसाइड किया जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे सीक्रेसी बिल्कुल भी नहीं होती है। थर्ड पॉइंट देख रहे हैं वो इनइफेक्टिव मैनेजमेंट। इनइफेक्टिव क्यों हो रहा है मैनेजमेंट, क्योंकि इसके अंदर जो मेंबर्स हैं वो कोई ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस या वेल क्वालिफाइड या अपनी फील्ड में प्रोफेशनलिस्ट है, ऐसा तो नहीं है। यहाँ पे जो भी चीजें मैनेज करते हैं और उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कौन करता है, उसके खुद के मेंबर्स, ओन मेंबर्स, उसका खुद देम सेल्फ खुद से क्या करते हैं, उसको मैनेज करते हैं। कोई भी डिसीजन लेना है, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, खुद से करेंगे उसके मेंबर्स। तो उसके मेंबर जो है इतने प्रोफेशनलिस्ट, इतने एक्सपीरियंस तो नहीं हो सकते, सबके सब हो सकता है कुछ अच्छे हो बट नॉट ऑल। तो इस वजह से क्या हो जाता है कि मैनेजमेंट इनइफेक्टिव हो जाता है। अब इन ऑर्गेनाइजेशन के पास, अभी हमने क्या देखा था, लिमिटेड कैपिटल होती है,
तो अब अगर आप कहो कि भाई इतने ही वो होते हैं तो आप किसी एक प्रोफेशनलिस्ट को अपॉइंट कर लो, तो वो नहीं कर सकते प्रोफेशनल्स को अपॉइंट कि मैनेज करने के लिए, बिकॉज उनके पास ऑलरेडी ही लिमिटेड कैपिटल है। वो इतनी हैवी या ह्यूज अमाउंट ऑफ सैलरी नहीं प्रोवाइड कर सकते किसी प्रोफेशनलिस्ट को कि वो मैनेज करे सारी चीजें। किसी मैनेजर को, प्रोफेशनल मैनेजर को वो नहीं अपॉइंट कर सकते। तो इसी वजह से वो लोग क्या करते हैं, खुद से सारी चीजें मैनेज करते हैं। अब खुद से वो इतने एक्सपीरियंस तो होते नहीं है, तो इसलिए मैनेजमेंट यहाँ पे क्या होता है, इनइफेक्टिव होता है। फिर फोर्थ वन इन्होंने क्या देखा कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, या मैं बोल दूं कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाता है मेंबर्स के बीच में। मतलब कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मतलब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंबर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट थिंकिंग्स होती है, डिफरेंट बैकग्राउंड्स होगा, हर इंसान का डिफरेंट ओपिनियन होगा। 5 लोग अगर बैठे होंगे तो हर इंसान का एक अलग अपना, आपका एक अलग ओपिनियन होगा, मेरा एक अलग ओपिनियन होगा। तो इस इतने डिफरेंट ओपिनियन की वजह से कभी कभी हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो जाए मेंबर्स के बीच में। कोई भी डिसीजन हो रहा हो, मैंने अपनी कोई और राय दी हो, कोई अपना अपना कोई और रिजल्ट बताया हो, आपने अपना कुछ और बताया हो, और इससे क्या हो जाए कि अब हम किसकी सुने, तो इसके बीच में क्या हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाते हैं यहाँ पे। क्योंकि डिसीजन सारे मेंबर मिलके ही लेते हैं, अकेला तो ले नहीं सकता कि भाई मेरी मर्जी, एक अकेला इंसान है उसने अपनी मर्जी से अपने दिल से डिसीजन ले लिया, ये तो होता नहीं है। सारे मेंबर्स के साथ में मिल बांट के डिस्कस करके डिसीजन लिए जाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है, और कभी कभी मेंबर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो जाते हैं, मतलब ओपिनियन की वजह से। लास्ट वन को बोल रहे हैं कि एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। हमने यहाँ देखा था मैरिज में कि गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है फंड के थ्रू, और टैक्स रिबेट दे रही है सारी चीज। अब जब ये सारी चीजें गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, इतनी फैसिलिटी, तो ऑब्वियस सी बात है कि गवर्नमेंट अपना इंटरफेरेंस तो ज्यादा से ज्यादा रखेगी उसके अंदर। तो वही हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट सपोर्ट इनको बहुत ज्यादा करती है, तो इनका जो है इनके अंदर एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल भी बहुत ज्यादा हो जाता है कि गवर्नमेंट इंटरफेयर करने लगती है, उनकी ऑडिटिंग देखती है, उनके सारे रिकॉर्ड्स वगैरह जो भी अकाउंटिंग बुक्स हैं सब कुछ उनका ज्यादा चेक करने लगती है, पॉलिसीज में भी इंटरफेयर करती है। तो गवर्नमेंट का यहाँ पे बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस रहता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है गवर्नमेंट यहाँ पे अपना फंड लगा रही है, उनको इतना छूट दे रही है, उनको इतना सपोर्ट कर रही है, तो गवर्नमेंट भी देखेगी कि ये लोग कैसे वर्क कर रहे हैं। तो इस वजह से कभी कभी गवर्नमेंट का ज्यादा एक्सेसिव कंट्रोल होना भी एक डीमेरिट हो जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की नहीं है। क्योंकि गवर्नमेंट अगर इतना इंटरफेयर करेगी तो हो सकता है हम कुछ डिसीजंस अच्छे ना ले पाए। तो इसी वजह से ये किसके अंदर आया, डीमेरिट्स के अंदर आया है कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस या फिर एग्जिस्टेंस या कंट्रोल बहुत ज्यादा एक्सेसिव वे में होता है। तो ये हमने इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स पढ़े। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हैं, हम उसको सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और अब हम आगे देखते हैं इसके क्या टाइप्स होते हैं। तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती है। तो 6 टाइप्स की कॉर्पोरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस होती है। तो सबसे पहले हमने क्या, हमारे में क्या दिया हुआ है कि कंज्यूमर्स कॉर्पोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, फिर दिया है प्रोड्यूसर्स कॉर्पोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, कॉर्पोरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, कॉर्पोरेटिव फार्मिंग सोसाइटी, एंड लास्ट कॉर्पोरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। तो इन सबको देखते हैं डिटेल में क्या होता है। सबसे पहला है कि कंज्यूमर्स कॉर्पोरेटिव सोसाइटी। तो ये क्या होता है, ये सिंपली कुछ नहीं होता कि यहाँ पे कंज्यूमर्स टुगेदर एक ऑर्गेनाइजेशन, एक सोसाइटी फॉर्म करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं कि वो लोग जैसे कि अब मैं कोई कंज्यूमर हूँ, मैं अगर मार्केट से जाके कोई गुड्स परचेज करूँ तो मुझे डिफिकल्टी होगी, क्योंकि वो हाई रेट पे मुझे देंगे, क्वालिटी का भी कुछ मुझे पता नहीं। तो क्या करते हैं कि ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स एक सोसाइटी बना लेते हैं, उसमें वो लोग डायरेक्टली अपने जो प्रोड्यूसर्स होते हैं या जो भी मैन्युफैक्चरर होता है, डायरेक्टली उससे जाके गुड्स या सर्विसेज परचेज करते हैं। जिससे क्या हो जाता है, जो मिडिल मैन का प्रॉफिट वगैरह होता है वो तो खत्म हो जाता है, और इनको गुड्स या सर्विसेज किस पे मिलती है, एट अ लो प्राइस और एट अ रीजनेबल प्राइस। तो ये सोसाइटी किसके लिए बनाई जाती है, कंज्यूमर्स के लिए बनाई जाती है। कंज्यूमर्स ही मिलके बनाते हैं जो डिफिकल्टी करते हैं, डिफिकल्टी होती है जिनको, कि क्या करने में, गुड्स एंड सर्विसेज को लेने में एट अ रीजनेबल प्राइस, या वो कर सकते हैं कि हाई प्राइस पे दे आपको। तो इस वजह से वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म कर लेते हैं, जिससे क्या होता है, आपको एक रीजनेबल प्राइस से गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने में हेल्प होती है। तो इसका मेन मोटिव क्या हुआ, वही कि गुड्स एंड सर्विसेज एट अ रीजनेबल प्राइस प्रोवाइड करना कंज्यूमर को। ओके, और अच्छी क्वालिटी भी यहाँ पे अच्छी मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली आप मैन्युफैक्चरर से परचेज कर रहे हो, मिडिल मैन बीच में कुछ कर ही नहीं रहा है। तो इस वजह से जब मिडिल मैन ही नहीं रहा तो क्वालिटी और प्राइस सब कुछ अच्छा होगा, रीजनेबल होगा। सेकेंड वन वो बोल रहा है प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब प्रोड्यूसर्स ना 2 टाइप्स के इसमें बोला गया है। प्रोड्यूसर मतलब सिंपली क्या, जो लोग प्रोडक्शन करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को उनको प्रोड्यूसर बोलते हैं। तो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी में 2 टाइप्स के प्रोड्यूसर्स हैं। पहला कौन है
कि जो इंसान, देखो पहले तो एक चीज समझ लो, प्रोड्यूसर को कोई भी चीज प्रोड्यूस करने के लिए क्या चीज चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, इनपुट कुछ होना चाहिए, मशीनरीज टेक्नोलॉजीज वगैरह सब होनी चाहिए। तो अब क्या होता है, जो स्मॉल स्केल के जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, छोटे जो ज्यादा इतना लार्ज उनका प्रोडक्शन नहीं होता है, जो स्मॉल स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं, तो उनको काफी डिफिकल्टी होती है कि रॉ मटेरियल परचेज करने में, क्योंकि रॉ मटेरियल वो थोड़ा बहुत लेंगे, बल्क में तो वो लेते नहीं है बहुत ज्यादा, क्योंकि उनका प्रोडक्शन ही बहुत जरा सा है, वो एक दिन में 10 यूनिट ही प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वो लेंगे भी रॉ मटेरियल कम ही, तो इस वजह से उनको रॉ मटेरियल भी हाई प्राइस में मिलता है। सेकंड थिंग, जो टेक्नोलॉजी या फिर जो मशीनरीज वगैरह चाहिए वो अपग्रेड नहीं कर पाते हैं, अप टू डेट नहीं रह पाते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी के अंदर तो चेंजेस बहुत रैपिडली आते हैं आईटी सेक्टर में। तो क्या होता है, इन लोगों को ये सारी प्रॉब्लम्स होती है, तो क्या करते हैं कि जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं वो एक ग्रुप बना लेते हैं, एक सोसाइटी बना लेते हैं, जहाँ पे वो लोग मिलके क्या करेंगे कि जहाँ टू टाइप्स के प्रोड्यूसर्स होंगे। फर्स्ट वन जो क्या प्रोवाइड करेगा, उनको रॉ मटेरियल वगैरह प्रोवाइड करेगा डायरेक्टली विदाउट मिडिल मैन के इंटरफेरेंस, उसको एलिमिनेट ही कर देते हैं मिडिल मैन को। वो रॉ मटेरियल वगैरह, इनपुट मशीनरी वगैरह क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, और दूसरा प्रोड्यूसर क्या कर देगा, डायरेक्टली वो क्या करेगा, सेल कर देगा वो। तो यहाँ पे क्या होता है, तो किसको हेल्प मिल रही है, यहाँ पे प्रोड्यूसर को हेल्प मिल रही है, वो भी स्मॉल स्केल वाले प्रोड्यूसर्स जिनको डिफिकल्टी होती है अपने गुड्स एंड सर्विसेज को सेल आउट करने में, तो वो यहाँ पे क्या करते हैं, ग्रुप बना लेते हैं और आराम से गुड्स एंड सर्विसेज, अब रॉ मटेरियल क्या मिल रहा है, रीजनेबल प्राइस में मिल रहा है, तो प्रोडक्शन भी क्या होगा, अब लो कॉस्ट पे होगा, और वो लोग प्रोवाइड भी कस्टमर को किस पे कर पाएंगे, लो कॉस्ट पे प्रोवाइड कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा, प्रोड्यूसर का भी प्रॉफिट हाई मार्जिन हो जाएगा। जो मिडिल मैन अपना मार्जिन मिला दिया करता था, वो उसको प्रोड्यूसर को कम प्रॉफिट मिला करता था, अब वो प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। और जो प्रोड्यूसर्स को टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम हो रही थी या रॉ मटेरियल हाई प्राइस से मिल रहा था, वो सारी प्रॉब्लम्स को यहाँ पे खत्म कर दिया जाता है, एलिमिनेट कर दिया जाता है, जब आप ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर्स एक बना लेते हो, सोसाइटी बना लेते हो। ओके, तो ये किसकी नहीं होती है, प्रोड्यूसर्स की नहीं होती, स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स की, जो वो इजिली क्या कर सके, अपना प्रोडक्शन एक्टिविटी परफॉर्म कर सके। फिर बोल रहे हैं कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। मार्केटिंग सोसाइटी क्या, कि आपने चलो प्रोडक्शन कर लिया, अब उसको सेल करोगे, तो सेल करने में भी प्रॉब्लम होती है, कि ऑब्वियस ही बात है, एडवर्टाइजमेंट वगैरह तो आप इतनी ज्यादा कर नहीं सकती, क्योंकि आपका प्रोडक्शन इतना स्मॉल स्केल पे है। अगर आपने एडवर्टाइजमेंट किया तो आपके पास तो कुछ प्रॉफिट बचेगा ही नहीं। एडवर्टाइजमेंट बहुत ज्यादा कॉस्ट होती है, हैवी कॉस्ट, ह्यूज कॉस्ट उसके अंदर इन्वॉल्व होती है। तो ये जो होती है यहाँ पे, वो क्या करते हैं, स्मॉल प्रोड्यूसर्स को, उनके गुड्स को, इंडिविजुअल बहुत सारे हैं, उन सबके कलेक्टिवली सबके गुड्स को कलेक्ट करते हैं, उनको वो क्या करते हैं, मार्केटिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। मार्केटिंग फैसिलिटी में क्या क्या हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, पैकेजिंग की हेल्प करते हैं, ग्रेडिंग में, ग्रेड भी, प्रोडक्ट्स का ग्रेडिंग भी होती है, तो उन सारी चीजों में वो हेल्प करते हैं। कौन, कोऑपरेटिव सोसाइटी। इससे क्या होता है, इजिली डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, गुड्स और सर्विसेज को सेल आउट कर सकते हो। तो बेसिकली किस चीज में हेल्प करते हैं, सेल करने में हेल्प करते हैं। जो भी प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन किया होगा वो यहाँ पे इजिली कलेक्टिवली सेल हो जाएगा, और जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी कुछ होगा आपका, जितना भी आपने अर्न किया होगा, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा मेंबर्स के बीच में, अमंग मेंबर्स। तो सिंपली क्या कर देते हैं, इन द फॉर्म ऑफ बोनस वगैरह, जो भी जिस भी तरीके से वो क्या कर देते हैं, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अपने मेंबर्स के बीच में। मेंबर्स कौन होंगे, यही ना, ये प्रोड्यूसर्स मिलके कर रहे हैं, तो उन सबके बीच में जो भी प्रॉफिट वगैरह होगा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। बेसिकली किस चीज में हेल्प करते हैं, सेल्स में हेल्प करते हैं, मार्केटिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग, ग्रेडिंग वगैरह, इन सब में हेल्प करते हैं। फोर्थ वन में बोल रहा है कि कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। क्रेडिट का मतलब ये होता है कि मतलब उधार, कर्ज, है ना, यही होता है, लोन वगैरह लेना। तो क्या होता है कि स्मॉल स्केल के हैं, अब मैं क्या करूं कि मैं बैंक से लोन वगैरह लेने जाऊं, एक तो इतनी सारी फॉर्मेलिटीज मुझको करनी पड़ेंगी, उसके बाद मुझे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह देना पड़ेगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स ना हो, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है, अपने मेंबर्स को अपना क्या करती है, लोन प्रोवाइड करती है, फंड प्रोवाइड करती है, जो भी उसके पास रिजर्व्स वगैरह रखे होंगे वो अपने मेंबर्स को देती है, जो नीडी होता है, जिसको जरूरत होगी, वो भी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इजीली दे देते हैं। और इनके अंदर सेविंग की हैबिट्स बिल्ड करती है। क्या करती है कि आप लोग सेव करो खुद से, आपको जरूरत ही ना पड़े किसी बाहर वाले से पैसा लेने का, आप खुद से पैसा सेव करो, और कुछ थोड़ा मोटा, छोटा मोटा आपको जो भी आपको रिक्वायरमेंट हो रही है वो हम देंगे, वो ये लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी लोग करते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक तरीके से बैंकिंग फंक्शन प्रोवाइड कर सकती है, कह सकते हैं आप, रूरल क्रेडिट, अर्बन क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, मतलब
फंड फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, फाइनेंशियल फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जिसके मेंबर्स को भी लोन की या मनी की किसी भी फाइनेंस की जरूरत है तो वो उसको क्रेडिट देती है, इजीली दे देती है, कोई फॉर्मेलिटीज वगैरह नहीं करनी होती इतनी ज्यादा, और क्या कर सकती है एट अ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी देती है। तो ये क्या हो रहा है, इस चीज में क्या हेल्प कर रहा है कि ये कौन सी सोसाइटी किस चीज में हेल्प करता है, क्रेडिट देने में हेल्प करता है सोसाइटी। ओके, फिर अब हम देखते हैं फिफ्थ वन बोल रहा है कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी। फार्मिंग मतलब सोसाइटी क्या कि यहाँ पे फार्मर्स क्या स्मॉल फार्मर्स भी होते हैं और लार्ज फार्मर्स बिग फार्मर्स भी होते हैं। तो बिग फार्मर्स क्या करते हैं, ज्यादातर स्मॉल फार्मर्स को कभी कभी एक्सप्लॉइट कर देते हैं। तो क्या इस वजह से एक सोसाइटी बनाई गई है कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी। यहाँ पे स्मॉल फार्मर्स को कलेक्टिवली कलेक्ट करा जाता है, उनको मेंबर बनाया जाता है सोसाइटी का, और उनको हेल्प करी जाती है फार्मिंग एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में, कि जो मर्चेंट फार्मर्स होते हैं वो उनको एक्सप्लॉइट ना कर पाए। इस वजह से उनको क्या करेगा, फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी। क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा सकती हैं, उनको फर्टिलाइजर्स वगैरह दिए जाएंगे, इरिगेशन फैसिलिटीज वगैरह दी जाएंगी, है ना। वो जो भी सारी चीजें फार्मिंग एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए जरूरी होती हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे उनको फार्मर्स को प्रोवाइड की जाती हैं एट अ रीजनेबल प्राइस, ताकि वो इजिली क्या कर सके, फार्मिंग एक्टिविटी परफॉर्म कर सके। अब जैसे इंडिया है, वहां पे स्मॉल फार्मर्स के नंबर ऑफ स्मॉल फार्मर्स ज्यादा हैं और बिग फार्मर्स कम हैं। तो बिग फार्मर्स एक्सप्लॉइट ना करें नंबर ऑफ स्मॉल फार्मर्स को, इस वजह से सोसाइटीज बनाई गई हैं। क्योंकि अब 10 लोग हैं, 10 फार्मर्स हैं, वो स्मॉल फार्मर्स हैं, ठीक है, और 2 हैं लार्ज फार्मर्स। जैसे कि हम देख लेते हैं यहाँ पे कि 10 क्या हुए स्मॉल फार्मर्स हैं और 2 सिर्फ क्या है, बिग फार्मर्स है ना, लार्ज फार्मर्स जिनको बोल सकते हैं ज्यादा पैसे वाले। तो ये लोग कभी कभी स्मॉल फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं कि यही फार्मिंग एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, मार्केट के अंदर भी ये इंटरफेरेंस करेंगे, यही अपना फिक्स रेट कर देंगे कि नहीं भाई हम तो इतने में करेंगे, तो इन बेचारों को भी उतने में ही करना पड़ता है, चाहे उनको लॉस हो रहा प्रॉफिट हो रहा। तो इनको लॉस ना हो, इस वजह से कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी स्टैब्लिश की जाती है, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए मर्चेंट फार्मर्स से। क्योंकि नंबर ऑफ फार्मर्स यहाँ पे ज्यादा हैं और यहाँ पे कम है, तो इंडिया जैसी कंट्री जिसमें यहाँ पे नंबर ऑफ स्मॉल फार्मर्स ज्यादा होते हैं कंपैरिजन टू बिग फार्मर्स, अब ज्यादा लोगों को नुकसान ना हो, तो इसलिए इनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करा गया है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई गई है, जिससे कि इकोनॉमी को भी फायदा हो, मतलब इंडिया को भी फायदा हो, और फार्मर्स भी इजिली अपनी फार्मिंग एक्टिविटीज को परफॉर्म कर पाए और अपनी नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल कर पाए। लास्ट वन उन्होंने बोला है कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। हाउसिंग सोसाइटी मतलब क्या है कि सिंपली कुछ नहीं होता, हाउसिंग का मतलब घर, तो घर में मतलब क्या क्या करेंगे, हाउसिंग का मतलब सिंपली जो उसके मेंबर्स होते हैं उनको ये अकोमोडेशन दिलाने में हेल्प करती है। कि मान लो हम किसी और सिटी में माइग्रेट हुए हैं या कहीं और मेरी कोई मान लो ट्रांसफर होता है, जैसे आपके फादर का कहीं ट्रांसफर हो गए वो, तो किसी भी अगर वो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के अगर वो मेंबर होंगे तो उनको घर वर दिलाने में हेल्प करती है फार्मिंग। मान लो आपको कोई, ये सिंपली क्या करती है, एक प्लॉट ले लेती है बहुत लार्ज अमाउंट में, लार्ज वॉल्यूम में बहुत बड़ा प्लॉट ले लेगी, उसमें वो फ्लैट्स बनाएगी, जिसमें वो क्या करेगी, सिंपली उसके ही मेंबर्स रहते हैं। और क्या करती है, अब जैसे कि मैं कहीं मान लो बॉम्बे है, तो बॉम्बे में सिंपली क्या होता है कि आपको फ्लैट्स वगैरह ढूंढने में प्रॉब्लम होगी, हो सकता है उनके प्राइसेस वगैरह ज्यादा हो, आप इतना अफोर्ड ना कर पाओ, तो ये लोग उन सारी चीजों में हेल्प करते हैं कि एक इनका प्लॉट होता है, सिंपली उस प्लॉट पे काफी सारे फ्लैट्स बना लेते हैं वो, और उस फ्लैट्स पे क्या करते हैं, इन्हीं के मेंबर्स रहते हैं, वो क्या करते हैं, आप क्या कर सकते हो, उनको खरीद भी सकते हो, परचेज भी कर सकते हो, और रेंटल पे भी रह सकते हो। परचेज मतलब क्या है, सिंपली ये आपको लो रेट पे आपको कर देती है, लोन वगैरह लेने की आपको जरूरत नहीं है, इंस्टॉलमेंट में आप क्या कर सकते हो, इनसे डायरेक्टली परचेज कर सकते हो। आप लोग बैंक का इंटरेस्ट दोगे, लोन लोगे, बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज होती है, तो वो सब में प्रॉब्लम ना हो, अपना खुद का घर खरीद पाओ, तो ये लोग आपको एक हाउसिंग अकोमोडेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करती है एट अ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप इनको क्या कर सकते हो, थ्रू इंस्टॉलमेंट आप इनको पेमेंट करते रहो और वो फिर हाउस आपका हो जाता है। तो ये किस में हेल्प करती है, अकोमोडेशन हाउसिंग में हेल्प करती है अपने मेंबर्स को। तो हमने क्या पढ़े, 6 टाइप के पढ़े, बहुत इजी, इनके नेम से पता चल रहा है कि कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंज्यूमर्स के लिए होता है, कंज्यूमर्स अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, सोसाइटी बना लेते हैं, वहीं पर वो खुद ही सारे मेंबर लो रेट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करते हैं और उसको क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। प्रोड्यूसर्स, ही प्रोड्यूसर्स के लिए होता है कि प्रोड्यूसर्स को रॉ मटेरियल खरीदने में या मशीनरीज वगैरह को अपग्रेड करने में प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वहाँ पे स्मॉल प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, सोसाइटी बना लेते हैं, जिससे कि वो प्रोडक्शन फैसिलिटी या फिर एक्टिविटी इजीली क्या कर सके, परफॉर्म कर सके। थर्ड वन बोल रहा है मार्केटिंग फैसिलिटी। मार्केटिंग मतलब हमने क्या देखा, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग,
पैकेजिंग, ग्रेडिंग, उन सब में हेल्प करता है। फोर्थ वन हमने देखा क्रेडिट सोसाइटी, मतलब क्रेडिट सोसाइटी मतलब क्या, यहाँ पे वो क्रेडिट देती है, लोन देती है, फाइनेंसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। फिफ्थ वन में हमने देखा फार्मिंग फैसिलिटी, फार्मर्स जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं उनको हेल्प करती है, उनको मर्चेंट फार्मर्स के अगेंस्ट क्या सिंपली उनके साथ कोई एक्सप्लॉयटेशन वगैरह ना हो। और ये क्या करती है, हाउसिंग फैसिलिटीज, इनको अकोमोडेशन में हेल्प करती है कि इनको इजीली अकोमोडेशन मिल पाए, अपना घर मिल पाए, थ्रू इंस्टॉलमेंट ये आराम से ले सकते हैं। तो इस सब से क्या हो रहा है, सोसाइटी की भी हेल्प हो रही है, सब कुछ हो रहा है, ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, लोगों के साथ भी ना प्रोड्यूसर के साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ना कंज्यूमर के साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। कंज्यूमर को भी एट रीजनेबल प्राइस, और वो भी सही क्वांटिटी में, ऐसा नहीं वेटेज आपने लिख दिया 500 ग्राम्स लेकिन आप बेच रहे हो उसका अगर हम एक्चुअल वेट करें तो 450 आ रहा है, 400 आ रहा है, वो सब नहीं होता है यहाँ पे इन सोसाइटीज में। तो प्रोड्यूसर को भी प्रोटेक्ट करती है, कंज्यूमर्स को भी प्रोटेक्ट करती है। ये हमने क्या पढ़े, टाइप्स ऑफ सोसाइटी। कोऑपरेटिव कौन सी सोसाइटी, कौन सी कोऑपरेटिव सोसाइटी हमने पढ़ी है। सो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि इसमें हमने इस वाली वीडियो में क्या पढ़ा, कॉर्पोरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं। कोई भी प्रॉब्लम आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अभी हम इस चैप्टर में सिर्फ अभी कुछ चीजें और रह गई हैं कि कंपनीज वगैरह के बारे में हम पढ़ेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, आप उसको देखिएगा। अभी जितना हो आप उसको प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। कोई भी प्रॉब्लम आप कमेंट सेक्शन में हम बता सकते हैं। थैंक यू।